नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई अमन। अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही थी लगातार, उसमें आज हम जुड़ेंगे अपनी अगली वीडियो पे, अगले क्लास में। तो हमने कल आपको एक पोषण वाला चैप्टर आपको करा ही दिया था। तो हमारा आज जो ये क्या बोलते हैं इसे, पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है। जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र, आज हमारी वो वहां से शुरू करनी थी। तो आपको इसके पहले वाली वीडियो जो आपको पोषण वाला कराए थे, वो आपको कैसे लगी? आपको पसंद आई हो तो अब इस वीडियो में भी कमेंट करें, और प्लीज़ वीडियो चैनल को और भी सब्सक्राइब करें, और आगे लोगों के साथ शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक जरूर किया करेंगे आप सब। तो पाचन तंत्र की ओर अपने बढ़ते हैं। तो मानव का जो पाचन होता है, वो ये मत समझिए कि आप खाना खा लिए तो भोजन कर लिए तो पेट में जाने के बाद पाचन क्रिया। देखो, पाचन क्रिया आपके मुख यानी मुंह से ही, मुख्य भाग से ही स्टार्ट हो जाती है, यहीं से। तो इसके पूरे पार्ट के बारे में, इतिहास के बारे में देख लेते हैं। आपको कुछ भी इसमें डाउट बचेगा नहीं। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र का जो शुरुआत है वो आपके मुख से ही शुरू हो जाती है। देखिए, आप जस्ट यहाँ पे लिखा ना कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की शुरुआत मुख से ही, मुख गुहा यानी बैकल कैविटी से ही भोजन पाचन तंत्र में दांत यांत्रिक पाचन का कार्य करते हैं, जिसे चबाना कहते हैं। यानी ये मुख से ही शुरू हो जाती है। और देखिए, पाचन तंत्र मुख में आया तो मुख में आपको दांत होंगे। अब दांतों के बारे में पूरा इतिहास देखते चलते हैं, आपको पूरा पाचन तंत्र इसमें पढ़ा देंगे। दांतों की स्थिति और संरचना की बात करें तो मानव मुख में दांत एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। यदि हम जबड़े के सामने से पीछे की ओर बढ़े तो दांतों की स्थिति इस प्रकार होती है। देखिए, आप इसे में दिखाते हैं। फिकर लगा, कहाँ गया जी? ये देखिए, लगा है ना? देखिए, जो आपको शुरू के ऊपर के जो सामने वाले चार दांत दिखाई देते हैं ना, वो कृदंत यानी इंसाइजर होते हैं। अब ऐसे देखिए, आगे के दो दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं। उनके बगल में जो नुकीले दांत होते हैं ना, देखो आप कुत्ते या फिर शेर वगैरह देखे, आप फोटो देखे हो कभी, वो निकले होते हैं नुकीले दांत ना, उनको रदनक यानी कैनाइन कहते हैं। और उनके पीछे जो अब जो दांत होते हैं, दो तीन दांत, यानी उनका अग्रमोलर या प्रीमोलर कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो दांत होते हैं वो चवर्णक होते हैं, यानी वो होते हैं तीन तीन दांत। ठीक है, इस वजह से इस तरह से हमारे कुल 32 दांत होते हैं। तो आगे के चार दांत, नीचे चार, ऊपर 8 दांत कृदंत इंसाइजर हो गए। और दो मतलब ऊपर फाड़ने वाले, और दो नीचे, यानी चार वो हो गए, 8 4 12 हो गए। और प्रीमोलर की बात की जाए तो मतलब दो नीचे चार होते हैं, दो एक साइड दो एक साइड, और ऊपर दो, मतलब चार नीचे चार ऊपर, 8 इस तरह हो गए। और मोलर्स की बात की जाए तो ये आगे लास्ट में तीन तीन होते हैं ना, तीन एक साइड होते हैं, तीन एक साइड, और तीन 6 हो गए, और 6 ऊपर 6 नीचे, इस वजह से 12, यानी 32 दांत कुल होते हैं। तो इसके इतिहास के बारे में पूरे देखते हैं। कृदंत बात करें, सामने के दांत ये जबड़े में बिल्कुल सामने की तरफ स्थित चपटे दांत होते हैं। रदनक कैनाइन्स की बात करें, कोनों पर दो दांत होते हैं। कृदंत के ठीक बगल में दोनों तरफ एक एक नुकीले दांत होते हैं। अग्र चवर्णक की बात की जाए तो बीच में चार दांत होते हैं, रदनक के पीछे और दाढ़ के आगे स्थित होते हैं। या केवल वयस्क मनुष्य में होते हैं, बच्चों के दूध के दांतों में इनकी अनुपस्थिति होती है। चवर्णक या यानी ये दाढ़ की बात की जाए, सबसे पीछे 6 दांत, ये मुख के सबसे पिछले हिस्से में स्थित चौड़े और मजबूत दांत होते हैं। देखिए, जो ये अग्र चवर्णक प्रीमोलर वाले हैं, इसमें देखा आपने देखा कि जो है केवल वयस्क में होते हैं, यानी बच्चों में होते हैं। तो जो कहते हैं मतलब 32 दांत वयस्कों में माने जाते हैं, और 20 दांत बच्चों में। बच्चों में यही जो चार आप दांत देख रहे हैं ना, अग्र चवर्ण, ये नहीं होते हैं। तो और आगे बात करी जाए इसकी, तो दांतों का इतिहास देखें तो मानव पाचन तंत्र में पाचन की शुरुआत मुख गुहा यानी बकल कैविटी से ही हो जाती है। भोजन के पाचन में दांत यांत्रिक पाचन का कार्य करते हैं, जिससे चबाना कहते हैं। यानी जो मैकेनिकल तरह काम करता है, दांत चबाने का काम करता है, जिससे भोजन का पाचन धीरे धीरे स्लाइवा वगैरह जुड़ जाती है, यानी आपकी जो लार वगैरह बनते हैं ना, इसी से शुरू हो जाते हैं। इतिहास और उत्पत्ति की बात करें, एनसीईआरटी के अनुसार देखें, मानव दंत प्रणाली विषम दंती है, क्योंकि हमारे पास 4 अलग प्रकार के दांत होते हैं। इसके अलावा जो द्वैर दंती यानी डाइफोडोंट होते हैं, जिसके जीवन काल में अस्थाई दूध के दांत करें 20, और अस्थाई दांत 20 होते हैं, और स्थायी दांत
32 होते हैं। यानी जो बच्चों में 20 दांत होते हैं पहले वो टूटते हैं, वो दोबारा आते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से जो 32 दांत होते हैं वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 32 दांत हो जाते हैं। पाचन में कार्य की बात करें, जो कृदंत होता है हमारे आगे, जो आगे इंसाइजर वाला होता है, ये भोजन को काटने और कुतरने में काम करता है। सामने से काटते हैं ना, तो काटने का काम करता है, और भोजन को चीरने और फाड़ने का काम रत्नक यानी इंसाइजर करता है। कैनाइन और इंसाइजर, इंसाइजर कैनाइन करता है, रत्नक जो होते हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने में करते हैं, जिसे मांसाहार पशुओं में अधिक विकसित होते हैं। और अग्र चवर्णक और चवर्णक की बात की जाए तो भोजन को चबाने और महीन पीसने का काम, ताकि वह लार यानी सलाइवा के साथ मिलकर बोलस यानी लंप ऑफ फूड बन सके और आसानी से निगला जा सके। देखो अब इसको आसानी से देखते हैं। जो हमारा इंसाइजर या सामने का दांत हो गया, आप यहीं से देखिए, ये जो हमारा दांत होता है, ये दांत, ये पूरा चारों दांत जो होते हैं ये आपके इंसाइजर हो गए, और अलग अलग कर गए। ये हमारा रत्नक यानी कैनाइन हो गया, और ये दोनों नीचे के जो होते हैं ये मोलर हो जाते हैं, और उसके नीचे जो 3 होते हैं वो प्रीमोलर पहले, फिर आखिरी में मोलर हो जाते हैं। इस तरह से हमारे कुल 32 दांत हो जाते हैं। तो आगे के जो दांत होते हैं ये काटने के काम आते हैं, ये वाले दांत काटने के काम आते हैं, और ये चीरने फाड़ने जैसे मांसाहार पशुओं के लिए। और पीछे के जो आप दांत देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो 20 दांत जो होते हैं वो दांतों को पीसते हैं और उनकी पूरी तरह से वो मिला देते हैं, लार वगैरह मिल जाता है, जिससे सलाइवा बन निकलता है ना, वो मिल जाता है, तो इससे अच्छे से भोजन पाचन, धीरे धीरे पाचन प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। और दांत किससे, अब दांत का इतिहास देखें तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो जो इनेमल होता है दांत का, सबसे ऊपरी पार्ट होता है ना, सबसे जो आप सफेद सफेद दिखता है व्हाइट कलर का, वो सबसे मजबूत पूरे बॉडी का, मनुष्य के पूरे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। दांत का सबसे ऊपरी सफेद हिस्सा इनेमल कहा जाता है, या शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट नाम के खनिज से बना होता है। इनेमल में कोशिकाएं या नसें नहीं होती हैं, इसलिए इसमें सीधे दर्द नहीं होता है। इसका मुख्य काम चबाने के दौरान दांतों की सुरक्षा करना है। देखिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये बना किससे होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछाता है। कैल्शियम फास्फेट से, ये जो इनेमल सफेद व्हाइट पट्टी व्हाइट वाला होता पार्ट होता है दांत का, ये उससे बना होता है। और इसमें नसें नहीं होती, इस वजह से अगर आप इसमें कुछ लगता भी है, ठोकर लगती है, चोट लगती है, तो इस वजह से दर्द नहीं करता है। डेंटिन की बात की जाए तो इनेमल के ठीक नीचे की मुख्य परत डेंटिन कहलाती है, जो दांत के अधिकांश ढांचे का निर्माण करती है। यह भी कैल्शियम लवणों से बनी हुई हड्डी जैसी संरचना है। और बात करें तो हम देखें ना, ये इनेमल जो व्हाइट पार्ट है ये इनेमल हो गया है, और इसके नीचे ये डेंटिन होता है। पल्प की बात की जाए, जो थोड़ा ये येलो कलर का दिख रहा है, ये पल्प हो जाता है। और आगे बात की जाए तो पल्प की बात करें, दांत के बिल्कुल केंद्र में एक खोखली जगह होती है जिसमें नसें और रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो जो आपको देखो झंझनाहट सी या फिर दर्द होता है ना, इन्हीं की वजह से, इन्हीं जब पानी वगैरह जाता है ना, दांत इनेमल हट जाता है, इसमें पहुंचता है जब, तब ये दर्द और कुछ संवेदनाएं फील होती हैं। अक्ल दाढ़ की बात की जाए तो अवशेषी अंग से, यानी इन्हें अवशेषी अंग माना जाता है। अक्ल दाढ़ असल में हमारे मुंह का तीसरा चौवर्णक थर्ड मोलर, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, यानी सबसे आखिरी दाढ़ है। एनसीईआरटी की बात करें अध्याय के अनुसार यह मानव शरीर का अवशेषी अंग होता है, यानी इसके होने या न होने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इतिहास की बात करें, आदि मानव जब कच्चा मांस, सख्त जबड़े और पत्तियां चबाता था, तब उन्हें बड़े जबड़े और इसी तीसरी दाढ़ की जरूरत होती थी। लेकिन अब जब इंसानों ने आग पर खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया तो भोजन नरम हो गया। धीरे धीरे इंसानों के जबड़े छोटे हो गए, जिससे यह दाढ़ का काम खत्म हो गया। उम्र की बात की जाए तो लगभग आमतौर पर 17 से 25 वर्ष की उम्र के बीच निकलती है। चूंकि यह परिपक्वता या समझदारी की उम्र में आती है, इसलिए इसे पारंपरिक रूप से अक्ल दाढ़ कहा जाता है। इसके बौद्धिक वगैरह यानी कि अक्ल दाढ़ इसके आने के बाद ही अक्ल आती है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी अब मेच्योरिटी के बाद आता है, इस वजह से अक्ल दाढ़ कहा जाता है। ये देखा जस्ट लिखा है ना, बुद्धि से कोई संबंध नहीं। कई बार जगह काम होने के कारण यह सबसे जबड़े में ही फंस जाती है, जगह कम होती है ना, इस वजह से, और तेज दर्द का कारण बढ़ती है। तो और दांत का सूत्र की अगर बात करें, दांत जैसे याद करने का ट्रिक है, तो 31, 21 और 23 बात कर लें, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 23 किस तरह हो सकता है, देखिए तो हम बताते हैं। जस्ट ये देखें,
नीचे से नीचे वाले से देखते हैं। देखिए शुरू के हमारे जो दांत थे, देखो आप इसको पहले बात तो 32 से नीचे 16 और ऊपर 16, और इसी 16 में आप देखिए ये 16 होते हैं ना, ये पूरे 16 हो गए हमारे। और इसमें देखेंगे तो जो हमारे 8 होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी और लास्ट में जो हमारा अक्ल दाढ़ वाला जो वो हो गया। इसकी बात करें तो आप इसमें 8 बांट देंगे ना, 8 इज लेफ्ट साइड, 8 राइट साइड, और उसी तरह 8 ऊपर वाले लेफ्ट और राइट, यानी 8 8 चौक 32, कुल 32 हो जाएंगे। देखिए शुरू के दो हमारे हो जाएंगे इंसाइजर, यानी जो कृदंत वाले हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंसाइजर, और उसके जस्ट बगल वाला कैनाइन। उसके बाद जो हमारे ये थे ना, क्या नाम था, अग्र प्रीमोलर, ये दो ये थे, 2 इंसाइजर, एक कैनाइन और 2 प्रीमोलर, और लास्ट के जो हमारे 3 थे ये मोलर हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे कितने दांत हो गए, देखिए ये हो गए 2 इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के हो गए ना हमारे। तो ओके बता देखिए 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, और 2 ये हो गए, और 3 ये, यानी 21 23 हम ट्रिक के हिसाब से इसको बना सकते हैं कि कुल हमारे 21 23 कुल मिला के 2 1 3 3 2 5 3 8, यानी 8 इधर 8 इधर और 8 ऊपर, 8 8 ऊपर दोनों, यानी 16 32 हो जाए। इस वजह से हमारे 21 23 वाला जो ट्रिक ये काम करता है। और कहाँ पहुंचे थे हम, यहाँ पे। तो और बात करें, जैसे टूल्स हम बना दिए हैं ताकि आपको कुल अच्छे से याद हो जाए। तो इंसाइजर की संख्या 2 हो गई, यानी जब एडल्ट में, और तो 2 एक साइड होती है तो 4 यानी हो गए ना, 2 इधर मतलब लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, और ऐसे 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 8 हो गए भोजन को काटना, और 4 कैनाइन हो गए रत्नक। अब देखो हमें तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद हो जाए, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इस वजह से बहुत आसानी से होता है। और प्रीमोलर की बात की जाए, इनकी 8 होती है, भोजन को कुचलना और भोजन को पीसना, मोलर का काम हो गया कुल 32, इस वजह से इस तरह से हो जाते हैं। याद रखने की ट्रिक हमने देख ली, 21 23 इसकी होगी। और अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब हमारे पाचन तंत्र में आगे प्रक्रिया क्या होगी। हमने दांत के पूरा इतिहास देख लिया है। अब थोड़ी वीडियो आज लंबी होगी, पर थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्लास आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपके पूरे ह्यूमन जो डाइजेशन सिस्टम है, अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मुख गुहा और जो आपका बकल कैविटी होती है ना, तो वो दिखाते हैं आपको, ये इसे मुख गुहा यानी बकल कैविटी कहा जाता है। यहाँ से पूरा होगा तो आपको इसके बारे में कुछ देख लें। देखिए आपका भोजन लिया, दांत, यहाँ पे दांत जो है दांत द्वारा पिसाई उसाई होगा, उसका लार मिलेंगे, यहाँ से कुछ आपको एंजाइम मिलेंगे जो आपको उसमें मिलेंगे, तो आगे से पाचन क्रिया शुरू होगी। और इसके आगे बारे में आप देखते हैं तो मुख हुआ, पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। यहाँ भोजन का यांत्रिक यानी दांतों द्वारा और रासायनिक लार यानी यंत्र काम करते हैं। दांत और रासायनिक यानी जो लार मिलता है, ये दोनों पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं। लार की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, लार ग्रंथियां, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार का पीएच मान 6.8 से 6.8%, 6.8 पीएच मान इसका लगभग होता है। देखिए हल्का अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं जिसमें से ये लार निकलते हैं। और एंजाइम की बात की जाए तो लार में टाइलिन नाम का यानी स्लाइबरी एमिलेस और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, यानी 2 प्रकार के लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। और टाइलिन की बात की जाए, जो टाइलिन है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसको स्टार्च के रूप में आता है, को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, तोड़ता है। लगभग 30% स्टार्च का पाचन यही हो जाता है। जो है अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में हमें मिलता है भोजन के रूप में। इसको जो टाइलिन होता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है। तो जो स्टार्च होता है उसका 30% भाग लगभग यहीं पर मुंह में ही टूट जाता है, यानी पाचन उसका हो जाता है। लाइसोजाइम की बात करें तो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो लाइसोजाइम होता है
ये जो आप लेंगे कुछ बैक्टीरिया होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे भोजन के साथ में। देखो वातावरण एनवायरनमेंट में सारे बैक्टीरिया वगैरह घूमते रहते हैं, तो जो आता है तो टाइलिन जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़कर माल्टोज शर्करा में बदलता है, जिससे 30% पाचन हो जाता है। जो लाइसोसोम उसके साथ जो दूसरा एंजाइम होता है वो जो बैक्टीरिया हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। बोलस की बात की जाए तो मुख में चबाया हुआ लार मिला हुआ भोजन बोलस कहलाता है। जो आप भोजन लिए उसको चबाए, जो मतलब एक लिक्विड जैसा कुछ बन जाएगा ना, ऐसे गीला गीला सा, तो वो जो उसको बोलस कहा जाता है। और बात करें दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट जो हमारा मानव पाचन तंत्र से होगा वो ग्रसिका या ग्रासनली होगा। और आपको बार बार फिगर दिखाते चलेंगे जिससे आपको समझ में आई कि है क्या। हमने देखा ना, ये मुख गुहा हो गई, जैसे बेकल कैविटी हो गई, यहाँ मुख, और ये जो हमारी जो पाइप है, पाइप जैसी है, इसको ही ग्रासनली कहा जाता है। इसके बारे में देखें तो और आगे तो ग्रसिका यानी ग्रासनली की बात करें तो केवल मार्ग है एक प्रकार से, ये पूरी रास्ता होता है ना, मुख से निकला पूरी लाइन यहाँ जाता है, तो ये मार्ग होता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो मुख गुहा अमाशय से जोड़ती है, मुख गुहा को यानी मुख को अमाशय से जोड़ती है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो इसमें कोई पाचन नहीं होता। आप देखिए ये ऐसा पार्ट है जिसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ एक प्रकार से नली है, यानी पानी समझ लीजिए। पानी ट्यूबवेल जब निकलता है, ट्यूबवेल से निकलता है, जो पाइप रहती है इसका सिर्फ काम पानी को ले जाने का एक रास्ता है, ना कि कोई इसमें पानी, पाइप को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूबवेल से निकलता है और खेतों में जाता है, नहीं खेतों में आप पहुंचेगा वहां पर सिंचाई वगैरह उसका अवशोषण करेंगे जड़ें। तो इसी प्रकार ये जो नली है, ग्रास नली है, ये केवल पाचन नहीं करती, सिर्फ इसको मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है। क्रमानुकुंचन गत की बात की जाए तो ग्रसिका के मांसपेशियों से संकुचन और शिथिलन होता है जिससे भोजन नीचे और खिसकता है। तो देखो जो आप पाइप, ये ग्रसिका जो नली है, इसमें क्रमाकुंचन यानी ऐसे सिकुड़ता और फैलता रहता, सिकुड़ता फैलता रहता, जिससे भोजन जो है धीरे धीरे पचक, मतलब वो धक्का देते हुए अमाशय तक पहुंचाया जाता है। इसी को क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। अब देखिए ये गति जो है ना, 2-3 बार हमने खुद से ट्राई देखा है, ये गति आती है कि किस क्रमानुकुंचन गति कहाँ होती है, या फिर ग्रसिका में हो या ग्रास नली में होने वाली गति को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रमानुकुंचन गति कहेंगे। और तीसरा पार्ट जो हमारा अमाशय होगा, स्टोमक होगा, प्रोटीन पाचन का केंद्र है। भोजन यहाँ लगभग 3 से 4 घंटा रहता है, या भोजन को पूरी तरह से मच जाता है यानी मिल जाता है, और इसमें अम्लीय लुगदी बन जाता है, यानी अम्ल इसमें होता है, एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है इसमें अमाशय में, जो इसमें मिलता है, और भोजन इसमें मिलकर 3 से 4 घंटे रहता है तो खूब अच्छे से बन जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। यानी जो भोजन मिलकर अम्ल और वो जो भोजन ऊपर से आएगा रहेगा वो मिलके ऊपर बोलस हो रहा था ना मुख गुहा में, बोलस और इसमें अम्ल मिलकर काइम बन जाता है। और जठर ग्रंथियों की बात की जाए तो अमाशय की दीवार से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो अत्यधिक अम्लीय होता है, जिसका मान 1.5 से 2.5 तक होता है। आप सोच लीजिए हमारे अमाशय यानी जो आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, ये रहा हमारा अमाशय, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा अमाशय रहा, इसमें एक अम्ल, अब यहाँ से भोजन निकला ग्रास नली में, ग्रास नली से सीधा अमाशय में आ जाता है। अमाशय में आने के बाद यहाँ पे जो HCl होता है, यानी ये जो बोलस हमने देखा था ना, बोलस होगा और प्लस HCl अम्ल होगा, वो मिलकर एक हमने देखा बना लेता, वो लुगदी बना लेता ना, वो होता था। और इसका पीएच मान जो यहाँ HCl होगा उसका पीएच मान लगभग आपने देखा ना 1.5 से लेकर 2.5 के आसपास होता है, लगभग कहीं कहीं 1.2 भी दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इस वजह से इस तरह से ये कार्य करता है। तो हमने देखा। और जठर रस की बात की जाए, जठर रस के घटक और कार्य की बात की जाए, ये देखो हमने बताया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि कठोर भोजन कणों को गलता है। जो भोजन देखो आप यहाँ पे काट रहे हैं, ये अभी समझ लीजिए आप जो
आप भोजन रखते हैं मुख में, वो उतने से पचेगा नहीं, उसको और भी महीन होना पड़ेगा और बारीक होना पड़ेगा ताकि वो पाचन क्रिया में शामिल हो सके, हमें एनर्जी मिल पाए उससे। तो कठोर होता है तो इसमें पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है ये उसको सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, जिसके माध्यम से अम्लीय यह बनता है। को और बात की जाए तो इसके पेप्सिन पेप्सिन यह सक्रिय होकर प्रोटीन को पेप्टोन्स को पेप्टाइड में तोड़ता है। यह जो पेप्सिन होगा, पेप्सिन एंजाइम जो निकलेगा, इसको इसका कार्य क्या होगा, ये जो सक्रिय होकर प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, यानी दो पार्ट में, पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्सिन जो इसमें एंजाइम निकलता है। अब आगे बात की जाए, रेनिन की बात की जाए, या केवल बच्चों में पाया जाता है, जो दूध के प्रोटीन यानी प्रोटीन को, कैसिन को पचाता है, यानी दूध को फटने में इसी के कारण हो जाता है। जो रेनिन होता है केवल बच्चों में पाया जाता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाता है। ये जो दूध में पाया जाता है ना, लैक्टिक कुछ पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है उसमें, तो जो दूध को पचाने के लिए बच्चों में पाया जाता है। म्यूकस की बात की जाए, श्लेष्मा की बात की जाए, अमाशय की आंतरिक परत को HCl के तेजाबी प्रभाव से जलने से बचाता है। तो इसके बारे में बात की जाए, और तो ये जो अमाशय में हमने देखा ना जस्ट अभी कि यहाँ पे HCl पाया जाता है। HCl इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि अगर HCl के देखा ना 1.2 के आसपास होता है HCl, तो इससे जो है बचाने के लिए लगभग 1.5 के आसपास देखा, तो इसको बचाने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस जो श्लेष्मा हमने देखा ना अभी पढ़ा कि म्यूकस होता है एक दीवार, अमाशय के सारे पार्ट में जो चारों तरफ दीवारों में, जैसे समझ लिए एक अब अमाशय को एक कमरे की तरह भी इमेजिन कीजिए। कमरे के अंदर जो पुताई हो जाती है, यानी गैस सोचिए कि एक ऐसा गैस है जो प्लास्टर को प्रभावित करेगा। HCl वह गैस है जो अमाशय को यानी प्लास्टर को, यानी पेट को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से एक पेंट जो होता है वो श्लेष्मा की पेंट कर दी जाती है, ताकि HCl जो गैस है उस कमरे यानी प्लास्टर को या फिर अमाशय को किसी तरह से नुकसान न पहुंचा पाए। इस वजह से म्यूकस जस्ट हमने जो देखा श्लेष्मा पाया जाता है। म्यूकस या अमाशय को आंतरिक यानी HCl के तेजाबी प्रभाव से जलने में बचाता है। तो जो देखो, जो एंटीसेडिट देते हैं, इनो वगैरह पीते हैं हम लोग, तो HCl की जब ज्यादा हो जाती है, जब पेट में जलन होती है HCl के कारण ही होती है। तो म्यूकस जब जलने लगता है, म्यूकस खराब होता है, तभी HCl प्रभावी होता है, पेट में जलन होती है। तो ये अम्लीय होता है HCl क्योंकि, तो इसी वजह से हम जो इनो वगैरह लेते हैं तो एक छारी लेते हैं, जो छारी लेते हैं, इस वजह से वो उसका पेट की जलन को कम करने के लिए छारी पदार्थ लेते हैं, कुछ भी यूज करते हैं। और बात की जाए सहायक पाचक ग्रंथि, जो डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, कुछ देखो ग्रंथियां भी हैं जो एंजाइम वगैरह निकालते हैं, जिससे पाचन प्रक्रिया और भी होती है। भोजन अमाशय से निकलकर छोटी आंत यानी छोटी आंत में जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां अपना स्राव भोजन में मिलाती हैं। अब पहला का जो पहली ग्रंथि है वो यकृत और पित्ताशय यानी जो लीवर और गैल ब्लैडर है, ये दो, एक पहली ग्रंथि है और दूसरी ग्रंथि एक और हम देखेंगे अग्नाशय। दो प्रकार की ग्रंथियां होंगी जो भोजन के पाचन में भी अपना कार्य निभाती हैं। यकृत की बात की जाए तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है एंडोक्राइन हिसाब से, मानी जो सबसे बड़ी ग्रंथ की बात की जाए, पार्ट देखे तो जो स्किन हमारा चमड़ा होता है, ये चमड़ा भी होता है, सबसे बड़ा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। पर अगर ग्रंथ की बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथ जो है लीवर ही हमारा मानव पार्ट का है। तो इसका वजन लगभग 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम होता है। पित्त, और इसमें पित्त रस की बात की जाए तो यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, जिसका मान 7.7 से 8.6 क्षारीय होता है। देखो अब जो उसमें अमाशय में था उसमें क्षारीय अम्लीय HCl के कारण अम्लीय हो गया था भोजन, इस वजह से पित्तरस जो है ये 7.7 से 8.6 क्षारीय हो रहा है, ताकि उसके जो बीच का जो अंतर इतना ज्यादा है अम्लीय है उसको कम किया जाए, यानी उदासीन की तरफ बढ़ाया जाए। ध्यान दे पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें एंजाइम नहीं होता है, बाकी ये एक रस होता है। और पित्ताशय की बात की जाए, ग्लैडब्लैडर की यकृत द्वारा बनाया गया पित्त रस पित्ताशय में जाकर जमा होता है, यानी जो ये लीवर होता है इस पित्त रस को बनाता है, लेकिन ये पित्त रस स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। अभी आपको फिगर की तरफ बताएंगे। पित्त रस का कार्य देखें तो यह अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, ताकि आंत के एंजाइम काम कर सके, यानी लीवर जो आंत नीचे होंगे, तो जो एंजाइम हो वो उसको कार्य कर सके, भोजन पचा सके। इस वजह से जो अम्लीय भोजन अमाशय से आ रहा है
पित्तरस उसको क्षारी बनाता है। आपको दिखा देते हैं फिगर में। ये देखिए हमारा यकृत है, ये लीवर हो गया, लीवर और पित्ताशय यानी ग्लैल ब्लैडर, ये यहां से पित्तरस निकलेगा और पित्तरस इससे पित्ताशय में आ जाएगा। ठीक है, इसका मान हमने देख ही लिया कि 7.2 या 5 से लगभग 8 के 8 साढ़े 8 के पास इसका होता है। यानी ये अमाशय से जो भोजन निकलेगा, देखिए यहीं से आके ये यहाँ जुड़ा पित्ताशय से, और ये ग्रीन ग्रीन है ना, और इसमें ये मिला देगा ताकि छोटी आंत यानी जो हमारी ये छोटी आंत है, इसमें जाने से पहले इसमें ये क्षारी बना दे, थोड़ा सा उदासीन की तरफ ले जाए ना, नहीं तो वो ज्यादा हानिकारक हो जाएगा, इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया पित्तरस का कार्य हमने देख लिया। और आगे बढ़ते हैं, जो वसा का एम्लिफिकरण यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा या वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ता है ताकि उससे उस पर एंजाइम क्रिया कर सके। जो वसा का यानी एम्प्लीफिकेशन हो गया, एमल्सिफिकेशन होता है, वो जो छोटा, देखो आप भोजन करते हैं तो वसा फैट्स भी जाएंगे तो ये बड़े बड़े पार्ट्स में जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में, तो नहीं आप सोचो एक छोटा बड़ा लड्डू की तरह जाएगा, उसको छोटे छोटे एक बूंद की तरह यानी एक एक बूंदी का एक एक टुकड़े की तरह भेजेगा, तो इसका काम करता है ताकि वो आप आगे पाचन क्रिया में काम हो सके। तो पहला हमने देखा यकृत और ग्लैल ब्लैडर के बारे में, लीवर और ग्लैल ब्लैडर या पित्ताशय के बारे में। दूसरा जो होगा वो काम करेगा पाचन क्रिया में, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज होगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये देखो अग्नाशी ये रस निकाल रही है जो पूर्ण पाचक रस कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन पचाने के लिए अग्नाशयी रस पैनक्रियाज जूस निकलता है, कहां से, अग्नाशय से, और एक एंजाइम भी निकालता है जिससे ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो अधपचे प्रोटीन पेप्टोन्स और अमीनो को अमीनो अम्ल यानी पेप्टाइड्स में बदलता है। हमने जस्ट देखा था ना अभी इसके पहले कि प्रोटीन जो वो क्या बोलते हैं, हमने देखा था ना कि पेप्टोन्स था, प्रोटीन्स को जो प्रोटीन पेप्टोन्स होता था, पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल यानी पेप्टाइड्स में बदलता है जो ट्रिप्सिन नाम का होता है। देखो एक रस निकालता है, ठीक है, ये रस जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन तीनों को पाचन करने के लिए एंजाइम निकालता है, और जो एक प्रमुख एंजाइम होता है ट्रिप्सिन नाम का, ये अधपचे प्रोटीन यानी पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल पेप्टाइड्स में बदलता है। तो ये जो है मिश्रित ग्रंथि हो गई, जो हमारा पैनक्रियाज है मिश्रित ग्रंथि होती है। आपको इसके बारे में दिखा देते हैं, जैसे कभी कभी फिगर भी देकर इसमें पूछ लेता है कि ये आपको इंडिकेट कर देगा 1 2 3 4 नंबर या फिर एबीसी में दे देगा, आप पूछेगा ये कौन सा होता है। तो ये देखिए जस्ट हमने देखा कि पैनक्रियाज, आपको दिखाते हैं, ये जो आप येलो पार्ट वाला देख रहे हैं ना, ये ही हमारा पैनक्रियाज है। देखो ये एक अग्नाशयी रस हमने जो देखा वो निकालता है, और जो है एक एंजाइम निकालता है ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम, और अग्नाशयी रस ये निकालता है। और बताए अग्नाशयी एमाइलेज की बात करें, बचे हुए स्टार्च को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। देखिए जो हमने स्टार्च देखा था वहां पे ना, वो छोटे छोटे में तोड़ता है, तो जो स्टार्च अभी 30% हमने देख लिया था वो जो है मुख गुहा वोकल कैविटी में हो जाता है, वहां से आई देखिए पैनक्रियाज जो था वो निकाला, 2 प्रकार के रस निकाला, क्या बोलते हैं अग्नाशयी रस यानी क्या बोलते हैं इसे, रुको, अग्नाशयी रस पैनक्रियाज जूस, और प्रमुख एंजाइम ट्रिप्सिन निकाला, ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी तोड़ता है, और आगे जो बचा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, बचे हुए स्टार्च जो होगा उसको ग्लूकोज शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज की बात की जाए, एमल्सीकृत वसा जो वसा होगी को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। और देखें तो अब अगला पार्ट जो हमारा होगा पाचन तंत्र में, वो क्षुद्रांत छोटी आंत होती है। पूर्ण पाचन व अवशोषण की बात की जाए, यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है जो 6 से 7 मीटर होता है। देखिए आप कहेंगे कि सर इसमें कि आप कह रहे हैं छोटी आंत है और लंबाई इसकी 6 से 7 मीटर है। देखिए आपको दिखाते हैं हम 1 मिनट, ये छोटी आंत, इस छोटी आंत की लंबाई कैसे है, देखिए ये छोटी आंत जो है इसका छोटी और बड़ी का इसमें मतलब विभेद कैसे है, अलग कैसे करते हैं, इसमें डायमीटर यानी जो व्यास होता है यानी उसके हिसाब से करते हैं। छोटी आंत के देखिए डायमीटर छोटा होगा और बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा होगा यानी मोटी है,
मोटी की वजह से, मोटी और पतली की वजह से देख रहे हैं। ये पतली तो है लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। देखिए आपस में ऐसे कुंडलीकृत बटी हुई रहती है, लगभग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती है। और बड़ी आंत जो है इसका डायमीटर यानी व्यास ज्यादा है और इसकी लंबाई कम पड़ेगी छोटी आंत से। इसमें छोटी आंत को लंबाई लगभग हमने देख लिया 7 से 8 मीटर के आसपास। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और इसमें 3 पार्ट होते हैं, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। देखो, डेडुनम यानी ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांश यानी जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट होता है क्षुद्रांश। यानी छोटी आंत को 3 पार्टों में बांटा गया है। देखो मैं एक ट्रिक लगाता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो ये आप इस तरह याद कर ले। देखो मैंने जीजा से, देखो सालियां होती है ना थोड़ी सी, आपस में जीजा और सालियों को अच्छा बनता है। तो देखो, दे दो जीजू इमली इलियम, जेडुनम जेजुनम इलियम, 3 पार्ट हो गए, दे दो जीजू इमली। ऐसे आप थोड़ा ट्रिक लगा सकते, जितना मुझे याद था। अगर आपको नॉर्मली याद हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। अब बात करें इसके पार्ट की, तो पूर्ण पाचन की बात की जाए तो यकृत का जो लीवर था, पित्त रस और अग्नाशय का रस, इसी के पहले भाग डेडुनम में आकर भोजन मिलता है और यहां से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आपको दिखाते हैं 1 मिनट को कैसे कार्य करता है। हमने देखा था ना जस्ट कि कहाँ है ये, यहां से यकृत से निकलेगा पित्तरस, और यहां से जो अग्नाशय होगा इससे जो रस निकलेगा, ये दोनों मिलकर जो पहला पार्ट, मान समझ लो ये 3 पार्टों में बटा है। पहला पार्ट हमने दे दो जी जो इमली है ना, डेडुनम जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट हो गए। तो पहले यहीं से ही मिलते हैं और रस दोनों पित्तरस और अग्नाशय रस जो है यहां मिलकर यहीं से पाचन कार्य शुरू कर देते हैं। और इसके आगे बारे में देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये देखिए, और चलिए भोजन को पूरी तरह यह समाप्त हो जाता है। यानी जो पित्त रस और अग्नाशय रस इसी कारण इसी के पहले भाग यानी डेडुनम आकर भोजन में मिलते हैं और यहाँ भोजन का पाचन पूरी तरह यानी भोजन जो है, जो इसमें मिनरल प्रोटीन्स और खनिज लवण जो वसा फैट जो भी मिलना है यहीं पर मिल जाते हैं। अब आगे का काम क्या होगा ये इसको अलग और देखते हैं। आंत्र रस की बात करें, छोटी आंत की दीवारों से भी रस निकलता है, यानी जो छोटी आंत होती है उनसे भी एक रस निकलता रहता है, एंजाइम निकलते हैं जो बचे खुचे पोषक तत्वों को उनके सबसे सरल रूप में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, जो रस निकलेगा जो आप रहेगा थोड़ा गाढ़ा, कुछ टाइट रहेगा ना, इस वजह से आगे काम करता रहता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। कहाँ देखो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल रहा है, कहाँ पे, छोटी आंत में। प्रोटीन बदल रहा है अमीनो अम्ल में, छोटी आंत में। और देखें वसा अम्ल यानी वसी फैटी एसिड में बदलता है और ग्लिसरॉल में वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अवशोषण एब्जॉर्प्शन के लिए बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, थोड़ा मतलब ट्राई कर रहे हैं, अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है, खराब हो रही है, आप मुझे सपोर्ट करें, धीरे धीरे ट्राई करेंगे, अच्छा होता चलाएगा। और दीर्घरोम की बात करें, छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी विलाय दीर्घरोम। देखिए ये नाम विली विली विलाय दीर्घरोम, इसके 3-4 नामों की तरह आते हैं और पूछा जाता है। छोटी आंत में ऐसे उंगली जैसी छोटी छोटी, अब फिगर तो नहीं ला पाए पर छोटी छोटी आप समझ लीजिए रेसे की तरह देख लीजिए। आप पीछे एक मोटी सी पाइप लीजिए और उसमें रेसे निकले हों, आप ऐसे समझ लीजिए, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए रेसे निकले हों छोटी एक पाइप में, उसी तरह होती है। संरचनाएं आंत की दीवार पर उंगली जैसी हजारों संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरोम या विली कहा जाता है। ये पचे हुए भोजन को सोखने यानी ऑब्जॉर्व करने के लिए एक सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। सोखा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, जिसे सौंगीकरण यानी सौंगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहा जाता है। हमने देख लिया सौंगीकरण कहते हैं, ये हो गया। और 5वां जो हमारा आखिरी पार्ट हो देखते हैं, इसमें बृहदात बड़ी आंत कहा जाता है। एक पार्ट होगा वो सर्जन वाला, देख लेंगे। जल का शोषण, देखिए आप छोटी आंत में पूरा जो अवशोषण होगा, मतलब जो प्रोटीन्स वगैरह हो गए उनको सोख लेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा सारे अब बड़ी आंत का कार्य सिर्फ उसमें देखो बृहदात जल का अवशोषण करता है, यानी जो उसमें जल गीला नहीं रहेगा ना, आप कहेंगे
समय जल का अवशोषण आखिरी में क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर जल का अवशोषण उसके पहले हो जाता है, छोटी आंत में कहीं हो जाता है, तो सूखे सूखे जाएगा, तो बड़ी आंत में दिक्कत हो जाएगी, वो आगे निकलेगा नहीं। इस वजह से जल रहता है इसमें, जल आखिरी तक रहता है। देखिए, जल का अवशोषण छोटी आंत के बाद अपचित भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इसके मुख्य भाग कोलन और सीकम, इसके दो पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के दो पार्ट कोलम और सीकम, छोटी आंत के दिखे थे देदो, जीजू, इमली यानी डेडुनम, जेजुनम, इलियम, तीन पार्ट छोटी आंत के। बड़ी आंत में भोजन कोई पाचन क्रिया छोटी आंत में समाप्त हो गई है। अब इसमें सिर्फ इसका मुख्य कार्य अपचित भोजन को जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण करना है। जो जल और खनिज होता है, अपेंडिक्स की बात की जाए, बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर एक अवशेषी अंग होता है, जो प्राचीन काल में सेल्यूलोज पचाने के काम आता था। अब मानव शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है। इसके बारे में देखते हैं, रुकिए आप एक सेकंड। ये देखिए, हो गया ना। देखिए, छोटी आंत हमारा हो गया, ये छोटी और ये छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई। तो ये यहीं पर अपेंडिक्स होती है। ये अपेंडिक्स ये किस लिए होती थी? देखिए, सेल्यूल आप कहेंगे जो सेल्यूलोज होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में जो पाया जाता है, इसको पचाने के लिए इसका पहले होता था यूज। जब आदि मानव थे ना, पेड़ पौधों को, पत्तियों को, वृक्षों को खाते थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पत्तियों खाते थे, इस वजह से इसकी जरूरत पड़ती थी। अवशेषी अंग इसलिए कहे जाने लगा क्योंकि अब ज्यादातर देखो, ये पालक वगैरह नॉर्मली इसको हम अपने एडजस्ट कर लेते हैं, मनुष्य खा लेते हैं। ये सेल्यूलोज जो अपेंडिक्स है, इसका ज्यादा कार्य होता है जानवरों में। जानवरों में क्योंकि वो साग जो होता है ना, क्या बोलते हैं, शाकाहारी जानवर, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो खाते रहते हैं। सेल्यूलोज का पाचन जरूरी होता है, मनुष्य में इसकी जरूरत नहीं। इस वजह से इसे अपेंडिक्स की जरूरत नहीं होती, इसे अवशेषी अंग माना जाता है। ये नहीं भी रहेगा, अपेंडिक्स कभी कभी बढ़ जाता है, दर्द होने लगता है, इसको काट के भी निकाल देते हैं। तो इस तरह हो गया। और बड़ी आंत हमने देखा ही कि ये बड़ी आंत हो गया। और आखिरी में जस्ट और देख लेते हैं, क्या यार हम पढ़ा दिए और क्लास इसको चालू करना बोले। देखिए, हमने अपेंडिक्स देख लिया था ना, मानव शरीर में सेल्यूलोज जो प्राचीन काल में सेल्यूलोज पचाने के काम आता था, अब मानव शरीर में इसको कोई कार्य नहीं है। और बात करें जो छठा और आखिरी पार्ट होगा हमारा मलाशय और गुदादार यानी रेक्टम और एनस की बात करें, अंतिम छोर यानी मलाशय, पानी सोखने के बाद बचा हुआ अर्ध ठोस अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में अस्थायी रूप से जमा रहता है। यानी जो आप समझ लीजिए, आप कुछ खाते पीते होंगे, ऐसा तो ही नहीं बार बार वो निकलता ही जाएगा, जैसे जो अपशिष्ट बनेगा। तो अपशिष्ट को एक बॉक्स की तरह इमेजिन कीजिए, जो मलाशय रेक्टम है यहीं पर इकट्ठा होता रहेगा, और टाइम टाइम पर आपको जो है बाद में मल त्याग कर देंगे। गुदा की बात करें, समय समय पर इस अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे मल त्याग यानी एजेशन कहते हैं। इस निकास को अवरोधनी पेशी एनल नियंत्रित करती है। देखिए, आप कभी कभी देखेंगे कि आपको जोरों से लैटरिन आई हो, मतलब आपको दिक्कत हो, मतलब इमरजेंसी आ जाए, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं जो है आप कंट्रोल करते हैं, तो जो एनल है ना, अवरोधनी पेशी, इसी द्वारा होता है। और बात करें, अगर हम इसको नॉर्मली अगर हम देख लें, अगर पूरी चार्ट को एक छोटे से रूप में देखा, अगर क्या बोलते हैं, इस रिवीजन के तौर पे, तो मुख्य गुहा हमने देखा था, जो टाइलिन था, टाइलिन नाम का इसमें एंजाइम था, वो स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था। और अमाशय यानी फिर उसके बाद मुख्य गुहा से अमाशय में आया भोजन। ये जो पेप्सिन था, HCl था, ये प्रोटीन इसमें होते थे, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ रहा था। और यकृत की बात की जाए, पित्त रस होता था, और पित्त रस जो है वसा को यानी वसा का इमल्सिफिकेशन करता था। और अग्नाशय बात करें, अग्नाशय में हमने बताया था ना कि 3 प्रकार के रस निकलते हैं, तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, 3 नाम के रस निकलते थे। और ये जो ट्रिप्सिन होता था, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता था। लाइपेज जो है, ये वसा को फैटी एसिड या एसिड के रूप में तोड़ता था। और इमाइलेज जो तीसरा हमारा जो रस होता था, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता था। और बात करें आखिरी में जो हमारा होगा, छोटी आंत की बात करें, ये आंतरस निकलता है, आंतरस होता था, जो अंतिम पूर्ण पाचन होता था, जिसे विली द्वारा अवशोषण किया जाता। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह थे, प्रोटीन वगैरह थे, इन्हीं से विलाई द्वारा अवशोषण कर लिया था। जो आप बता रहे थे ना कि पाइप जैसे समझिए, उसमें निकलता हो, रेशा निकल रहा हो, उसे रेशे द्वारा सभी पदार्थों को खींचा जाता था, और फिर ब्लड की तरह, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में एनर्जी दी जाती थी। बड़ी आंत की बात की जाए तो इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण करता है, अम्ल का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमारा ये क्लास यहीं तक पूरी होती है। दोस्तों, क्लास लंबी रही, थोड़ी से बड़ी हो गई, क्योंकि इस समय देखो हमने दांत वाला भी पार्ट ऐड के लिया था, और पाचन वाला। आप किसी भी देखें, लगभग 1.5 से 2 घंटे में इसी पूरी जानकारी को कराया है।
तो आप इससे कम से कम 2 घंटे में, और मैं कह रहा हूँ ये 40 मिनट अगर कर लेते हैं, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, दावे के साथ मैं कर सकता हूँ। और आप खुद भी अगर अनुभव करेंगे इस पढ़ने के बाद, अब करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं। आप भी पेपर दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको अंदाजा मिलेगा कि सही है कि नहीं। तो वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई हो जरूर बताएं, और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी सब्सक्राइब कराएं अपने यार दोस्तों के साथ। तो और आप न्यूज़ वगैरह भी और आगे कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ी सी भी दिक्कत चल रही है, पर जो भी होगा पर हम लेटेस्ट अपडेट भी आपको देते रहेंगे। और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद आज के लिए।